हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th का जो हमारे पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि किस तरह से यूएस अब क्या हो चुका था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इकलौता लीडर बन चुका था। हम एक स्टोरी के साथ चल रहे थे चैप्टर फर्स्ट से ही। ठीक है, हमने पहले देखा कोल्ड वॉर कैसे हुआ, कोल्ड वॉर का लास्ट कैसे हुआ, कोल्ड वॉर के अंत होने के बाद फिर सोवियत यूनियन का कोलैप्स कैसे हुआ। अब इस कोलैप्स के बाद क्या हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म होता है तब हमें पता चलता है कि यूएसए का तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचा। अब जब यूएसए का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचा तो ऑब्वियसली इसकी हेगेमनी होनी ही है। हेजेमनी कह लो, आप हेगेमनी कह लो, कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इसका एकाधिकार स्थापित होना ही है। तो किस तरह से ये एकाधिकार स्थापित हुआ हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड बना, क्या क्या चीज़ें हुई जिससे हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली देखो कि बाद में जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म होता है तो यूएसए की क्या हो जाती है, डोमिनेंसी आ जाती है। डोमिनेंस करता है, वो डोमिनेट करता है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। यानी कि एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है दो ध्रुवीय से। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी हम पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, किस तरह से ये हुआ था, फर्स्ट गल्फ वॉर क्या थी, कैसे हुआ, ये सब हम पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है, पूरे दुनिया पे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इस फोटो में पहले आप देख लो एक बार, 11 सितंबर 2001 का एक वो है कि यहाँ पे यूएसए के कुछ एरियाज में बम विस्फोट हुआ था। यानी कि मतलब एरोप्लेन को क्रैश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर इस फोटो को समझ में आएगा कि अच्छा 11 सितंबर 2001 को आखिर हुआ क्या था। ठीक है, इसका भी आप पूरा हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आयशा, जाबूर, आंद्री के। अब ये तीनों बच्चे कौन है, ये तीनों पर्सन्स कौन हैं। तो देखो आयशा कौन है, ये स्टडीज़ कर रही है, बहुत अच्छी स्टडी कर रही है बगदाद में। ठीक है, बगदाद जो आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा। ठीक है, साउथ अरेबिया के आसपास वाले इलाके में। ठीक है, वो क्या करना चाहती है, वो प्लान कर रही है कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करेगी यूनिवर्सिटी से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मेडिसिन का मेडिकल करेगी। बट 2003 में उसके यहाँ पे बम विस्फोट होता है, लाइक कुछ मिसाइल से वगैरह गिरी जाती हैं और इन मिसाइल को गिरने के बाद उसका जो लैग होता है वो गायब हो जाता है। लाइक लैग उस बॉम्ब वगैरह के विस्फोट में, मिसाइल के विस्फोट में खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दिक्कत में है कि किस तरह से अब वो वहाँ से उठेगी, ये सब करेगी। ठीक है, अब भी वो डॉक्टर बनना चाहती है, ओवरकम कर रही है वो उस दुख से। अब भी वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन कब बनेगी वो, जब वो फॉरेन आर्मीज उसकी कंट्री से चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिसने भी वो बम फेंका था, ठीक है, वो मिसाइल से फेंकी थी, वो जब वो चले जाएंगे तब वो बनना चाहती है। इसके अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जो जाबू है वो एक बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट है जो साउथ अफ्रीका में रहता है। आपको पता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, आप देखते हो अपने यूरोप के नीचे साउथ अफ्रीका, इनके साउथ में देखो आप अफ्रीका के। ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग करता है बट ट्राइबल आर्ट करता है। तो वो चाहता है कि वो अपना आगे स्कूल खोले, स्टूडियो खोले और एक आर्ट स्कूल से पढ़े, पहले टैलेंट ले अपना और गेन करे, उसके बाद स्टूडियो खोले। बट क्या है कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो MBA कर ले और वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, और अगर वो MBA कर लेगा तो वो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, चलो हमने ये वाला एग्जाम्पल देख लिया। अब तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है कि एक लड़की है जो कि जो एंड्री है, वो एक पर्सन है, यंग मैन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहता है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है, ऐसे कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ रहता है और उसकी फैमिली क्या है, वो इमाइग्रेंट है रशिया से, यानी कि रूस से आई है, रशिया से आई है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आई है। वो क्या करता है, वो जीन्स पहनता है, ब्लू जीन्स। ठीक है, लेकिन जो उसकी मम्मी है वो उसे टोकती है कि आप चर्च में जा रहे हो, आप चर्च में जीन्स मत पहनो। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लाइक थोड़ा एथनिक लुक नहीं आएगा। तो उसके पापा टोकते हैं कि बच्चे को मत टोको। ठीक है, बच्चा तो बोलता है कि ये कूल है, मुझे फ्रीडम जैसा फील होता है। फिर उसके पापा बीच में बोलते हैं कि हम अपने बचपन को या फिर अपनी जवानी को भूल गई क्या तुम, जब हम लेनिन गार्ड में रहते थे और हम भी तो जीन्स वगैरह इसी रीज़न से पहनते थे। ठीक है, तो अब ये 3 एग्जाम्पल देखें। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हमने इस चैप्टर में ये 3 एग्जाम्पल क्यों देखे, बट आपको धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर के आगे ले चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लॉजिक था क्या इसके पीछे। ठीक है, तो अब क्या है, अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इन तीनों एग्जांपल्स पे फिर से आएंगे। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरी हेगेमनी वाला जो क्रिएचर है, जो हेगेमनी है, वो आगे बढ़ती है। तो हम यहाँ पे यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी जगह सिर्फ अमेरिका वर्ड बोलेंगे। ठीक है, अमेरिका वर्ड क्यों बोलेंगे और रेफर करेंगे पूरे यूएसए को ही सिर्फ। ठीक है, जब आप ये देखोगे एक बार आप मैप में समझ लो,
पहले हम ये बात करते हैं, वैसे अगर हम फिजिकली पूरा मैप में देखें तो जब हम अमेरिका को बोलते हैं तो अमेरिका में क्या क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है, उसका साउथ अमेरिका भी आता है, जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो यूएसए क्या है, यूएसए सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ठीक है। ऊपर आपका क्या है, कनाडा देखने को मिलेगा, फिर यूएसए है ये वाला पोर्शन सिर्फ, और ये है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको कनाडा, ठीक है, यही सब। और यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। इन टोटल इस पूरे को अमेरिका कह सकते हैं हम। वैसे हम जिस हेजेमनी की बात कर रहे हैं, जिस इकलौते बायपोलर की जगह हम यूनिपोलर की जो बात कर रहे हैं, वो हम सिर्फ यूएसए के डोमिनेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, पूरी जगह अमेरिका ही, सिर्फ अमेरिका। लेकिन हम अमेरिका किसको रेफर कर रहे हैं, सिर्फ यूएसए को। तो इससे क्या साबित हो रहा है, एक तो ये बात हम तो अपनी किसके लिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा ईजी रहेगा तुम्हें समझाना कि अमेरिका, हम फिलहाल सिर्फ इस यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पूरे यूएसए के लिए सिर्फ अमेरिका यूज़ हो रहा है, लेकिन है ये सिर्फ इतना सा इलाका ही, ठीक है। अब वो फिर आपको चैप्टर में ये भी कह रहा है कि हम यूएसए को पूरा अमेरिका ही मान रहे हैं। इसका मतलब आप खुद ही सोच लो कि यूएसए कितना डोमिनेटिंग है। न्यू वर्ल्ड पावर की हम बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, तो हमें पहले दो चीज़ समझनी है। वो दो चीज़ क्या समझनी है, एक तो पहली चीज़ ये कि सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि 1991 में जब हमारा कोल्ड वॉर खत्म होता है अचानक से उसकी हेजेमनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, अचानक से नहीं हुआ, बल्कि आपको कब से देखने को मिलेगा, जब पहले कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना हमारा 1945 के आसपास में, ठीक है, उसी टाइम से कहीं ना कहीं हेजेमनी इसकी स्टार्ट हो गई थी। सोवियत यूनियन का कम होना स्टार्ट हो गया था, यूएसए का उभरना स्टार्ट हो गया था। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि एक फाइन ईयर आज अचानक यूएसए डोमिनेट करने लगा, नहीं, वो स्टार्टिंग से डोमिनेट करने जा रहा था। ये एक लंबा प्रोसेस था। पहला तो पॉइंट ये समझने की बात है। दूसरा पॉइंट क्या समझना है, दूसरा पॉइंट ये समझने की बात है कि हमें जब ये काम चल रहा था, यानी कि 1991 आते ही किसी ने न्यू ईयर वाले दिन डिक्लेयर नहीं कर दिया कि आज से आप यूएसए के अंडर हो या फिर आप यूएसए की डोमिनेंस में हो। हमें ये काफ़ी टाइम बाद जाके पता चलता है कि अच्छा हम इतने लंबे टाइम से यूएसए के अंडर रह रहे थे। लाइक हमें फील ही नहीं हुआ कि कैसे यूएसए का डोमिनेशन बढ़ रहा था। धीरे 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 वो हमारी लाइफ में इनकलकेट होता गया खुद ही, ठीक है। अब ये जो फोटो है, ये एक फोटो है कुवैत और बसरा के बीच में। कुवैत क्या कहाँ है, आपको सेंट्रल एशिया में ही मिलेगा। कुवैत यहाँ पे है और बसरा बिल्कुल बराबर में है, इराक में, ठीक है। तो बसरा इराक में है और कुवैत उसके बराबर में ही है। इराक क्या करता है, ट्राई करता है जो कुवैत है उसे हड़पने की, तो उसमें यूएसए इंटरफेयर करता है। हम पूरी स्टोरी भी देखेंगे कैसे इंटरफेयर करता है। तो ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि उसके बीच में एक बार क्या हुआ था कि यूएसए वाले ने मिसाइल दाग दी, बम वगैरह दाग दिए, तो पूरा जो ये रोड है यहाँ पे जैम था पूरा, लेकिन जो मिसाइल आई वो एकदम से सब सिविलियंस हो चाहे कुछ भी हो सबको मार दिया गया, सबकी जान चली गई। तो यानी कि इसका मतलब क्या था कि एक तरह से कुछ लोगों ने इसे वॉर क्राइम भी कहा कि क्राइम करा गया है ये वॉर के नाम पे। और जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था कोल्ड वॉर के बाद की, किस तरह से आपके रिलेशन होंगे, आप किस तरह से शांति मेंटेन करेंगे, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था ये, ठीक है। तो अभी हम पूरा ये सिस्टम पढ़ने वाले कि आखिर हुआ क्या था। 1990 की बात है, अगस्त के 1990 की बात, ठीक है। इसी टाइम पे कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ है ये। तो देखिए बिल्कुल बराबर में है ये। यहाँ पे आपका इराक आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका इराक है, ये आपका कुवैत है। कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, किस लिए, वो कुवैत को हड़पना चाहता था, कुवैत की प्रॉपर्टी को। इस हमले को देखते हुए जब पता चला कि अच्छा कुवैत पे ऐसे हमला हो रहा है, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसने अलाउ कर दिया था, यूएन ने मतलब अलाउ कर दिया था यूएस को कि चलो ठीक है, तुम इन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हो, एक वॉर कर सकते हो, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद ये बहुत ही ड्रामेटिक डिसीजन था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नाटकीय आंसर था कि यूएन ने अलाउ कर दिया। तो फिर यूएसए ने क्या किया, कौन से वहाँ थे प्रेसिडेंट उस टाइम, जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे देशों का 34 देशों का एक ग्रुप बनाया, पूरी आर्मी बनाई 34 देशों की, और इसके बाद इराक पर हमला कर दिया। कम से कम 660,000 ट्रूप्स थे जो कि 34 कंट्री से आते थे, जिन्होंने इराक के खिलाफ युद्ध करा। इसे हमने फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था। इसे ही हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। क्यों कहा, क्योंकि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है, जो गल्फ वाला एरिया है ये वाला थोड़ा डेजर्टेड एरिया है, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा ऑपरेशन गल्फ स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और साथ में बात क्या है कि यूएन ने जो कोलिशन किया था इस वाले मतलब इस पूरे काम में, लगभग 75% लोग क्या थे, यूएस के थे, ठीक है।
तो इस वाले कंपटीशन में जो इराक के प्रेसिडेंट है सद्दाम हुसैन, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये सारी बैटल्स की स्वामी होने वाली है, सारे बैटल्स की मदर निकलने वाली है और हम इसे अच्छे से लीड करेंगे। बट फाइनली क्या होता है कि इराक बहुत ही जल्दी हार गया। वैसे भी इराक इतना सा कंट्री है, ठीक है, वो कैसे झेल पाता 34 कंट्री का पूरा सम, तो वो नहीं झेल पाया। और खासकर इसे और भी नाम दिए गए हैं किसे इस वॉर को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, स्मार्ट बमों का यूज़ हुआ था, तो इसलिए कंप्यूटर वॉर कहा गया। लोगों ने इसे टीवी पे देखा था लाइव, तो इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। ठीक है, तो कोई वीडियो गेम वॉर पूछे, कंप्यूटर वॉर पूछे या कुछ भी ऐसा पूछे, फर्स्ट गल्फ वॉर पूछे या फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पूछे, तो आप बताओगे कि ये वाला एरिया था जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और यूएन की परमिशन से यूएसए ने कम से कम 34 कंट्रीज का ग्रुप लेके उनके ऊपर हमला बोल दिया था। ठीक है, इसमें यूएसए को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? यूएसए को सारी कंट्रीज क्या करती थी, फंड करती थी कि भाई ठीक है हम युद्ध करेंगे तो कोई फंडिंग भी तो करेगा इकोनॉमिकली, तो सबने फंड करा। तो यूएसए का इतना खर्चा नहीं हुआ जितना उसे पैसा मिला जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया, अलग अलग जगहों से पैसा ज़्यादा मिला, उसने खर्च कम किया, तो यूएसए का तो फायदा ही फायदा हो गया। अब इस वॉर को जीतने के बाद भी जो हमारे राष्ट्रपति थे यहाँ के यूएसए के, जॉर्ज H.W. बुश, वो हार गए यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और अब कौन आता है? विलियम जेसन बिल क्लिंटन आते हैं। क्लिंटन साहब क्यों जीते? इसलिए जीते क्योंकि ये जो क्लिंटन साहब थे ये बात कर रहे थे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की, और ये जो जॉर्ज W. बुश थे ये बात कर रहे थे एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की। तो जीता कौन? इंटरनल मैटर्स जीते। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, क्लिंटन के दौर में हम देखते हैं कि जो यूएसए है वो बहुत कम आर्मी के वॉर्स करता है, यानी कि वो कम आर्मी का इन्वेंशन करता है, इन्वेशन करता है, स्पेशली क्या करता है वो इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देता है। बट हाँ, ये मत सोचना कि इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब ये कि बाहर कुछ नहीं कर रहा। बाहर भी उसने कुछ हरकतें करी हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फॉर्मली ऐसे नहीं करा है, बट ज़्यादातर करी हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्लिंटन के टाइम पे ही एक और देश आता है जिसकी हम बात करें, वो है कोसोवो। अभी हम मैप में देखेंगे कोसोवो। अभी पहले देख लो उसकी स्टोरी क्या है कि वहाँ पे जो अल्बानियन पॉपुलेशन थी ना, उसे परेशान किया जा रहा था यूगोस्लाविया के लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे रीजन्स होते हैं ना, एरिया, मान लो हमारे देश की अगर हम बात करें तो यूपी वाले यूपी को कहते हैं, बिहार वाले बिहार को अपने आपको एरिया बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से समझ लो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने रीजन होते हैं कुछ, कि एक इस इलाके से बिलोंग करते हैं। तो यूगोस्लाविया के जो लोग थे जो इस रीजन के बिलोंगिंग थे, उन्होंने अल्बानिया के लोगों को क्या किया, परेशान किया कोसोवो में। अब कोसोवो एक बार मैप में देख लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे ये रहा हमारे यूरोप के साइड में, जैसे ही वो लिंक होता है यहाँ पे थोड़ा सा एशिया से, यहाँ पे यूक्रेन टाइप में आके ये जो रेड वाला है ये आपका कोसोवो है। यहाँ की हम बात करें जहाँ पे यूगोस्लाविया के लोगों ने अल्बानिया लोगों को परेशान किया था। तो क्या किया फिर यूएसए ने आके अपने साइड से, यानी कि यूएसए वाली साइड से आके यहाँ पे हमला बोल दिया यूगोस्लाविया के लोगों पे, जबकि इस हमले में कई सारे सिविलियन लोग भी मारे गए थे। ठीक है, इसलिए कंट्रोवर्सी में रहा। क्या हुआ, यूएसए ने पूरे नाटो मेंबर्स के साथ मिलकर हमला कर दिया और 2 महीने में क्या हो गया, पूरा बम्बार्डमेंट कर दी। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्बादी हो गई। और फिर वहाँ पे नाटो की फोर्सेस कोसोवो में तैनात हो गई। नाटो कौन सा ग्रुप था? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि नाटो क्या ग्रुप था, यूएसए का ग्रुप था, जिसने कोल्ड वॉर के पहले जो हमारी वर्ल्ड वॉर चली थी, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें अपना पूरा योगदान दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कैसे? अब 1998 में और क्या होता है, अब यूएसए की जो एक एम्बेसीज होती है, हमें पता है ना हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसी होती है। अगर आप कहीं जाना है तो आप वीज़ा लेते हो, पासपोर्ट लेते हो, तो आप उसकी एम्बेसी में जाते हो। खासकर जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं वो भी उस इलाके की एम्बेसी में रहते हैं। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में भी बहुत डीपली पढ़ोगे कि एम्बेसी क्या होता है। ठीक है, तो कुछ देशों में जहाँ यूएसए की एम्बेसी थी, जैसे नैरोबी में, केनिया में और दार इस्लाम में, तंजानिया में, इन इलाकों में जो यूएसए की एम्बेसी है उसे डिस्ट्रॉय करा किसने? कुछ ग्रुप्स ने, टेररिस्ट ग्रुप ने। कहा गया कि जो अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप है उसका ये काम है। ठीक है, जो एम्बेसी होती है वो उस देश की प्रॉपर्टी होती है। तो एक तरह से मान लो कि अगर कोई तंजानिया में भी, दूसरे देश में, केनिया में, दार इस्लाम में, इन देशों में भी अगर कोई यूएसए की एम्बेसी है तो वो यूएसए की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, तो जब अलकायदा ग्रुप ने क्या किया, टेररिस्ट ग्रुप ने इन इलाकों पर क्या कर दिया, बॉम्बार्डिंग कर दी, तब यूएसए ने बिना सोचे कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहेंगे, पूरा हमारा लॉ क्या चल रहा है, यूएन क्या कह रहा है, बिना किसी का भी सोचे क्लिंटन ने क्या करा, एक ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू कर दिया। किसके लिए? अलकायदा के टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, जो कि सूडान और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आपको पता ही है, हमारे इंडिया के मैप में आप देखोगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। ठीक है, आपको सूडान भी आसपास मिलेगा। ठीक है, जब आप मैप में देखोगे तो इन इलाकों में कौन थे? इन इलाकों में अलकायदा ग्रुप थे। यहाँ पे इन्होंने जमकर बम्बार्डिंग करी, सिविलियन की फैसिलिटीज़ तक को अनकनेक्ट कर दिया गया टेररिज्म के चक्कर में। ठीक है, और जो कि हमने देखा कि बहुत ही गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आप सिविल को थोड़ी सा परेशान कर सकते हो अगर टेररिस्ट के साथ परेशानी होती है, लेकिन ये तो मात्र स्टार्टिंग थी, अभी तो
सिर्फ स्टार्टिंग थी, पता नहीं अब हम देखेंगे कि क्या क्या किया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर श्रीलंका के लोगों को लगता है कि जो हमारा लिट्टे टेररिस्ट ग्रुप है वो पेरिस में जाके छुप रहा है, तो श्रीलंका पूरे पेरिस पे बम्बार्डिंग कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कर देगा? या फिर अगर श्रीलंका ने ऐसे कर दिया तो यूएसए उसे बख्श देगा? यानी कि यूएसए कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ शक के आधार पर उसने क्या किया कि अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगानिस्तान पे, सूडान पे, तो पूरे देशों को तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या होता है, अब 2001 की बात हो रही है, 11 सितंबर की। अब इन अलकायदा ग्रुप ने एक तरह से मान लो कि इसी अलकायदा ग्रुप ने और ज़्यादा मतलब क्या कहें, एक तरह से इसके रिस्पॉन्स में यूएसए के 4 जो एरोप्लेन्स हैं उन्हें हाईजैक कर लिया। हाईजैक आपने नाम सुना होगा नीरजा मूवी में भी, ठीक है, कि कैसे उन्हें हाईजैक कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमारे प्रिजनर्स को छोड़ दो तभी हम तुम लोग को छोड़ेंगे, ऐसे वाला। तो ऐसे रियल में भाई वो रियल स्टोरी आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, नहीं देखी मूवी तो आप देख सकते हो। तो अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, 11 सितंबर 2001 को अलग अलग जगह से 4 यूएसए के प्लेन उड़े। अब देखो प्लेन्स तो अलग अलग जगह से उड़ते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के प्लेन्स होते ही हैं, तो उड़े। उसके बाद उन 4 को हाईजैक कर लिया गया। 4 का अलग अलग जगह क्रैश करने की प्लानिंग थी। कहाँ कहाँ क्रैश करने की प्लानिंग थी? वैसे एक प्लानिंग से अलग भी गिरा था जो कि बहुत ही गलत हुआ था। देखो हमें पता है कि यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है? जहाँ पे पूरे व्यापारिक मसले होते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे व्यापार से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में था और इसके दोनों ही पोल्स पे, यानी कि जैसे आईफल टावर समझ लो एक तरह से, पोल्स पे एक प्लेन इस पे क्रैश करवाया, एक प्लेन इस पे क्रैश करवाया। तीसरा प्लेन कहाँ क्रैश करवाया? तीसरा प्लेन इन्होंने क्रैश करवाया पेंटागन में। पेंटागन कहाँ है? यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट पूरा वहाँ पे बैठता है, पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट वहाँ पे। चौथा प्लेन गिरना कहाँ था? चौथा प्लेन गिरना था यूएस की कांग्रेस पे, ठीक है, कांग्रेस को वहाँ पे पार्लियामेंट की तरह से मान लो हमारी जो संसद है, तो वहाँ की संसद पे गिरना था, लेकिन वो क्रैश हो गया, ठीक है, यानी कि थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो वो पेनिनसुला के एक खेत में जाके गिर गया। तो अब इसके बाद यूएसए को आ गया गुस्सा। इस पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है 9/11 का हमला, ठीक है। तो ये 9/11 का हमला क्या था? 9/11 क्यों कहा गया? क्योंकि 11 सितंबर को हुआ। और हम ये 11 सितंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका में क्या वो है, मतलब परंपरा है कि मंथ पहले लिखते हैं, या फिर क्या तो रूल है कि मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम डेट पहले लिखते हैं और मंथ बाद में लिखते हैं। तो इसलिए हम 9/11 का हमला कहते हैं, क्योंकि यूएसए के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि यूएसए में ही हमला हुआ है बेचारे पे। अब यूएसए में हमला हुआ, देखो यहाँ से न्यूज़पेपर में इतनी आई थी कि इतना डिस्ट्रॉय हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, हाईजैक कर लिया, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लगभग 3,000 पर्सन की डेथ हुई अमेरिका में। और अमेरिका की इस वाली ट्रेजेडी को किससे कंपेयर किया गया? जो 1814 में एक बार वॉशिंगटन डीसी के टाइम, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे बर्निंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में 1814 में। उसके बाद जापान ने जो अटैक किया था 1941 में, ठीक है, जापान से अटैक्स और पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर का है, जब आप यूएसए देखोगे तो बहुत ही कोने में आपको एक आइलैंड मिलेगा, पर्ल हार्बर है। जब आप अपनी मैप के, अपनी बुक के पीछे जाओगे ना मैप में, तब आपको मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि मैप कैसे यूज़ करना है, तभी कि जापान ने क्या किया था, जापानीज एक्ट ऑन पर्ल हार्बर। जब इसने, जापान के लोगों ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तब जितना हमला नहीं हुआ था, तब जितना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था चीज़ें, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस वाले हमले में डिस्ट्रॉय हुई। बल्कि जब से यूएसए एक कंट्री बना है, जो यूएस पूरा एक कंट्री बना है 1776 से, उसके बाद का ही सबसे बड़ा हमला माना जाता है। अब इतने बड़े के बाद आपको लगता है कि यूएसए मान जाए? यूएसए तो औरों के फटे में टांग अड़ा दे। अब भी आप ट्रंप को जानते ही हो कि कितना ज़्यादा, मतलब वो अब ये क्या हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ का हो रहा है कि अपने देश को अगर फ़ायदा है तो रहेंगे, नहीं है फ़ायदा तो नहीं रहेंगे। उस टाइम एक्सक्लूसिव ग्रोथ चल रही थी कि उन्हें, मतलब क्या है कि बाहर के एक्सटेंशन पे भी जाना है सबको, ये सब चल रहा था। तो अब हम इसमें देखें तो क्या हुआ कि यूएसए की प्रेसिडेंसी बदली। अब यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी बदली और अब कौन आ गया? जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गए, रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के बेटे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्शन जीत कर आ गए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्लोबल वॉर शुरू कर दी, टेरर के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर अनाउंस कर दी। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम करेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप पूरे टेररिज्म को ख़त्म करोगे, ठीक है। इन शक कहा जाता है 9/11 का कि अलकायदा ग्रुप्स हैं या फिर तालिबान ग्रुप्स हैं। वो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, अफगानिस्तान के ग्रुप्स थे, ठीक है। तो इन्होंने अफगानिस्तान पे जम के अटैक्स किए। अब इस अटैक्स का नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे टारगेट्स ऐसे ले लिए जो सिविलियन थे वहाँ पे, उन्हें भी मारा। कई ऐसे लोग मरे जो सिविल्स के थे, जिनका टेररिस्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, वो भी मरे, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, अलकायदा और तालिबान वैसे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, लेकिन स्टिल इनके कुछ क्या रहते हैं, इनके कुछ जो लोग हैं और ज़्यादा जीवित बच गए थे। कैसे हमें पता चलता है कि वो जीवित बच गए?
इसलिए क्योंकि बाद में जब इन्होंने काउंटर अटैक किया अलकायदा और तालिबान वाले लोगों ने इस 9/11 के अटैक के बाद, लाइक 9/11 का अटैक हुआ, 9/11 के अटैक के बाद यूएसए ने अपना ऑपरेशन कौन सा शुरू कर दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बाद भी तालिबान और ये अलकायदा वगैरह धीरे धीरे छोटे छोटे बॉम्ब विस्फोट ये सब करते रहते थे, जिससे पता चला कि अच्छा इस जो ये पूरा ये था ऑपरेशन था, उसके बावजूद कुछ जो फोर्सेस हैं वो बच गई हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो इसके अलावा क्या हुआ कि जो यूएसए की फोर्सेस हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वो काम किया अफगानिस्तान के लोगों के साथ, कैसा जिस पे भी शक होता बिना वहाँ की गवर्नमेंट को पता है उन्हें उठा लेते, अपने जेलों में डाल देते। ठीक है, और अपने जेलों में भी कहाँ कहाँ, ऐसे इलाकों में जहाँ पे ना यूएसए का खुद का रूल चलता, यानी कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी होती है ना प्रिजनर्स को, जेल के कैदियों को भी जो सिक्योरिटी होती है, तो वो सिक्योरिटी भी नहीं मिल सकती, ना है तो यूएसए के रूल के अकॉर्डिंग, ना फिर यूएन के रूल के अकॉर्डिंग। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो देशों का ग्रुप था जो पूरे को लीड करता है, ठीक है, ना ही उसके अपने देश के अकॉर्डिंग, ना ही अपने देश के लोगों को मिलने दिया जा रहा था। तो इतना ज़्यादा इन्होंने खराब हरकतें करी थी। लाइक 9/11 तो गलत था, हमने माना 9/11 गलत था, लेकिन आप कैसे रिप्लाई करोगे, आपको ये भी तो देखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कुछ नहीं देखा। और कहाँ कहाँ, जो आपने क्यूबा पढ़ा था ना, क्यूबा मिसाइल संकट, कहाँ था वो क्यूबा, यूएसए का पूरे उसमें कोने में एक आइलैंड था। तो यहाँ के जो यूएस का नेवल बेस है ना, वहाँ पे जाके इन्हें रखा गया ऐसे शहरों में जहाँ पे किसी का रूल नहीं चलता। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे यूएसए का काम बता रहे हैं कि कोई आराम से खड़ा है इंसान, यूएसए खड़ा है, उसने उसे बेफालतू में मार दिया। उसके बाद वो पूछे क्यों मारा, तो वो कह देता था कि अच्छा तुम थ्रेट थे, तुम खतरा थे देश के लिए, दुनिया के लिए, तो मैंने इसलिए कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रखिए कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी थी कैसी। अब आप इसे जब खुद ऑब्जर्व करोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो बेसिकली क्या है कि फॉरेन कंट्री है, मान लो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, अगर वो यूएस के लिए फ्रेंडली नहीं है तो वो देखेगा कि ऑयल रिजर्वियर है या नहीं है। अगर नहीं है उसके पास तो इग्नोर मार देगा, चल जा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुझसे। ठीक है, अगर यूएस फ्रेंडली नहीं है लेकिन उसके पास मिनरल है, वेल्थ है, गोल्ड ऑयल वगैरह है, उसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, तो वो क्या करेगा, उसे अपना फ्रेंड बना लेगा। ठीक है, अगर मान लो ऑयल है, गोल्ड है, मतलब ऑयल है, मिनरल्स हैं, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो वो क्या करता था, वहाँ पे जाएगा, उसे हड़पेगा, हड़पने के बाद या तो उसके अंदर अपनी खुद की गवर्नमेंट बिठा देगा, लाइक जो उसे सपोर्ट करे, जो यूएसए को सपोर्ट करे। ठीक है, अब अपनी खुद की वो बिठा दी, या तो उसके बाद क्या होगा, या तो अपनी गवर्नमेंट बिठा देगा या फिर सिविल वॉर करवा देगा, गृह युद्ध करवा देगा उनके अंदर ही। अगर उसने अपनी गवर्नमेंट बिठा दी तो भी 2 केस हैं, या तो वो सक्सेस हो जाएगा, बस उसकी कठपुतली काम करती रहेगी, या फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे, अपराइज करेंगे, इनकी प्रोवोक करने लगेंगे, उसे परेशान करने लगेंगे। अगर वो परेशान करने लगे तो फिर वो यूएसए का अनफ्रेंडली हो गया, यूएसए से फ्रेंडशिप खत्म हो गई। यूएसए से फ्रेंडशिप खत्म होने के बाद फिर वो क्या करेगा, बाद में खुद ही शांत हो जाएगा और उसके बाद उससे फ्रेंडशिप करने लग जाएगा। तो ये वाला केस आपको अब के अफगानिस्तान में मिलेगा कि यूएसए ने इंटरफेयर करा था अब के अफगानिस्तान के इशू पे। ठीक है, और जब ये कह के कि चलो अब मैं अफगानिस्तान में रूल करूंगा या फिर अफगानिस्तान के इन टेररिस्ट को खत्म करूंगा, लेकिन खत्म कर नहीं पाया। और अब क्या है, अब वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनसे, लोग नहीं मतलब जो सरकार है और जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ डील करने में लगी पड़ी है कि भाई तुम मुझे निकालने दो यहाँ से। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है यूएसए में। ठीक है, अब उन्हें ये देखना है कि भाई अफगानिस्तान से अगर हम नहीं निकल पाए तो हमारे यहाँ पावर और रिसोर्सेज तो वेस्ट हो ही रहे हैं। और इतने अकड़ के साथ गया था अफगानिस्तान के अंदर कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तुम्हारा केस कुछ नहीं करवा पाया, तो वोट नहीं मिलने के, तो इसलिए अब वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकले। आप अगर करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो पता होगा आपको। ठीक है, अब अगर वो डेमोक्रेसी है तो उस हिसाब से कर दिया। अगर वो डिक्टेटर, देखो अगर कोई कंट्री है जो डिक्टेटरशिप में, यानी कि उस पर गवर्नमेंट नहीं है, सत्ता नहीं है, ठीक है, और वो क्या है यूएसए की फ्रेंडली नहीं है। अगर फ्रेंडली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका पूरा प्रॉफिटेबली यूज़ करेगा। अगर फ्रेंडली नहीं है और उसके बाद मिनरल है, वेल्थ है, ऑयल है, मिनरल वेल्थ है, पूरी ऑयल वगैरह है, लेकिन न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो यूएसए स्ट्रॉन्ग है, जाएगा वहाँ पर घुसपैठी पंथी करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध करने के बाद घुस जाएगा, या तो खुद की सरकार बिठा देगा या फिर क्या करेगा, सिविल वॉर करवा देगा, यही वाली चीज़ें। ठीक है, अगर उसके पास वो गरीब है और कोई ऑयल वगैरह भी नहीं है, ठीक है, और उसके पास कोई वो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, तो देखो कोई क्राइसिस होगा ही नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, उसे इग्नोर मार देगा उसे। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे फेमाइन है, ये सब है, तो वहाँ पे मीडिया की अटेंशन लेगा, वहाँ पे घुस जाएगा और फिर वही सिविल वॉर करवा देगा। तो इन शॉर्ट वो हर तरह से ये देखता है कि सामने वाला कमज़ोर है या वीक है, मेरे किस फ़ायदे का, मेरे किस फ़ायदे का नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। वो आपसे कह रहा है कि अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री में होते यूएसए की, तो आप इन चीज़ों का आंसर कैसे करते हैं। अगर मीडिया आपसे क्वेश्चन करती है तो आपको खुद सोचना है। भाई मीडिया वालों को तो आप कह सकते हो कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी, हम तो अपना ही देश का फ़ायदा देख रहे हैं एंड ऑल, तो ठीक है, आप जैसे रिस्पॉन्ड करोगे आपकी मर्जी। अब क्या होता है, अब ये बेफालतू में फिर इसके मचती है। अब क्या हुआ, 2003 में 19 मार्च को यूएसए ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन इराक़ी फ्रीडम। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं इराक़ के अंदर। इराक़ के अंदर कुछ ऐसे
हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे कि बहुतों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे ये सब काम करेंगे। यूएसए को यूएन ने मना भी कर दिया था, यूनाइटेड नेशंस ने मना कर दिया था कि यूएसए ऐसा मत करो, लेकिन यूएसए किसी की सुनने वाला था। जब उसे क्या दिख रहा है कि यहाँ से उसे ऑयल वगैरह मिल सकते हैं, यहाँ पे वो कब्जा कर लेगा तो उसका फायदा हो सकता है, तो जबरदस्ती घुस गया। रीजन क्या दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं इसलिए हम रोकने जा रहे हैं, जबकि उसका कोई प्रूफ भी नहीं था, ठीक है। और इसके बाद यूएसए अपनी खुद की सरकार बनाना चाहता था वहाँ पे, खुद की सरकार मतलब ऐसी सरकार जो उन्हें सपोर्ट करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यूएसए अपने खुद को डोमिनेशन ही करना चाहता था, लाइक मतलब वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला कुछ नहीं था। यूएसए अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए गया था। तो उसने क्या किया था, कई सारी कंट्रीज का पूरा ग्रुप बना के, गुच्छा बना के तब गया था वहाँ पे इन्वेड करने। तो देखो ये एक सैनिक की वर्दी दिखा रखी है, अलग अलग देश है, ईरान है, इराक है, मतलब अलग अलग और है, कजाकिस्तान, ये सब है। और ऊपर मैप किसका लग रहा है, जो झंडा है वो यूएसए का लग रहा है। लाइक ये सैनिक है, एक तरह से काम कर रहे हैं यूएसए के अंडर ही, काम हो रहा है यूएसए के लिए, और ये काम नाम दिया जा रहा है कि सारे देश मिलकर इस काम को कर रहे हैं, जिससे कि यूएसए अकेला इसमें धड़ दबोचा ना जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इन्होंने इराक में हमला तो कर दिया, ठीक है, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट भी गिर गई आराम से, ठीक है, लेकिन यूएसए को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ज़्यादा फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अब लोग कब तक उसे झेलते। वैसे तो आप अगर देखोगे तो यूएसए को लॉस्ट हुए सिर्फ 3000 सैनिक, जबकि इराक के 50,000 सिविलियन लोग भी मारे गए, ठीक है। इतना ज़्यादा उसने दुर्गति कर दी वहाँ पर जाके, लेकिन क्या हुआ, इन शॉर्ट इराक पे उसे का कब्जा नहीं मिल पाया यूएसए को। और ये जो उसका मतलब मुद्दा था कि मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर साबित होता है, कि वो मिलिट्री से भी फेलियर, क्योंकि इतनी आर्मी लगाई उसने तब भी वो उसे हड़प नहीं पाया, और पॉलिटिकल भी फेलियर यानी कि वो उसको पॉलिटिकली भी अपने अंडर नहीं ले पाया, तो वो उसकी यूएसए की एक तरह से क्या मानी जाती है, फेलियर मानी जाती है। अब हमने देखा कि यूएसए किस तरह से दादागिरी कर रहा है। अभी बीच में हमने कार्टून शायद स्किप कर दिया, ठीक है, उसमें वो मेंशन भी है कि आप ये यूएसए हेगेमनी, यूनिपोलर ऐसे वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, आप सिंपली ये बोलो ना कि दादागिरी है भाई ये, या शायद ये कार्टून आएगा भी, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली हेगेमनी होता क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वो पावर का खेल है, जिसके पास जैसे आप चाहते हैं, देखते हैं ना कि इंसान को पावर चाहिए होती है, वैसे इंस्टीट्यूशन को भी पावर चाहिए होती है, ग्रुप्स को भी पावर चाहिए होती है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से कंट्रीज के बीच में, ग्रुप्स के बीच में पावर डिवाइडेड है, और ये पूरे पावर का खेल होता है। भले वो मिलिट्री डोमिनेशन हो कि किसकी सेना से ज़्यादा लोग डरते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो और कोई कल्चरल ही हो, कल्चरल सुपीरियोरिटी हो, तो हर तरह का वो इफेक्ट पड़ता है, जो कि आप पूरा इस चैप्टर में और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि न्याय है, चाहे जिसके पास जैसा भी पैसा है, जो पूरा कैरेक्टर है, जो पूरा लोग है, पूरी दुनिया है, वो किसके थंब के नीचे, एक यूएसए के अंगूठे के नीचे आ जाती है, ठीक है। यूएसए का अंगूठा मतलब इतना पावरफुल है, यूएसए इतना पावरफुल है कि हर किसी को अपने अंडर ले लेता है। अब बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो कि तो आपको शक्तियों को समझना होगा। ये तो हमने देख लिया, हमने जानते हैं कि यूएसए और सोवियत यूनियन दो ग्रुप्स थे, पहले खत्म हो गए, दोनों कैंप्स खत्म हुए, तो एक वो आता है और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर कहते हैं। यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है। यूनिपोलर को थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं लोग फिजिक्स वाले पोल से, तो इसलिए हम पोल की जगह क्या यूज़ करते हैं, या फिर यूनिपोलर की जगह क्या यूज़ करते हैं, हेगेमनी या फिर हेजेमनी, ठीक है। अब वो बच्चा कह रहा है, जो मैं आपको कही थी दादागिरी वाला, कि हम ये इतना टिपिकल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हेजेमनी एंड ऑल। मेरे गाँव में तो सभी से दादागिरी कहते हैं कि वो दादागिरी चला रहा है अपनी, ठीक है। तो वही दादागिरी वाली बात है। अब ये दादागिरी वो कितने तरीके से चलाता है, तो स्पेशली हम कंडीशन पढ़ेंगे कि 3-4 तरीकों से चलाता है। वो हार्ड पावर की तरह है, पूरा स्ट्रक्चरल पावर की जगह कल्चरल पावर की तरह, ठीक है। और हम इंडिया से उसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, किस तरह से वो अपनी सत्ता चलाता है। हमने कुछ अभी एग्जाम्पल देखे जो मिलिट्री वॉर वगैरह हुए, जिससे उसने लोगों की कोई फिक्र नहीं करी, सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहा, ठीक है। जितने भी ऑपरेशन आपने पढ़े थे, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हो, ऑपरेशन और कोई है हमारा जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, भले वन वर्ड में आए, चाहे वो मिलिट्री एक्सपेडिशन में आए। तो अब जब मिलिट्री एक्सपेडिशन का क्वेश्चन आएगा, या फिर हार्ड पावर आप कह सकते हो उसे, जब हार्ड पावर का क्वेश्चन आएगा कि कैसे यूएसए ने हार्ड पावर को अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, हार्ड पावर को ज़्यादा स्ट्रेंथन दिया, तब आप वो ऑपरेशन भी मेंशन कर सकते हो। तो आप वो वाला ऑपरेशन वाला पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। वैसे हमने उसमें डिस्कस भी यही करा है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे के पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।